सुनो भाई, देखो अब ना हमारे पास क्या है कि जैसे मान लो अभी तक हम जो कर चुके हैं, देखो मैं तुम्हें 2 मेथड बताए थे, ठीक है। तो पहला मेथड जो है ना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। देखो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारे पास मेथड है, ठीक है, 2 मेथड है। पहला मेथड हमारा हो चुका है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है जिसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड, ठीक है। अगर तुम स्टार्टिंग में देखोगे ना, मैं तुम्हें 2 मेथड लिखवाए थे, ठीक है। पहला मेथड हमारे पास जो था वो मैं करवा चुका हूँ। अब जो हमारे पास सेकंड मेथड है ना जिसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड, पहले समझो कि भाई जो कन्वर्जन मेथड है ये है क्या। देखो कन्वर्जन, अच्छा हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं पता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इसको बोल सकते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो पहले समझो कि भाई हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाता है। मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब बताया था जिसमें हम बोथ एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट इसको रिकॉर्ड नहीं करते, ये बता चुका हूँ पहले मैं। पता कि सिंगल एंट्री सिस्टम का तो मैं पहले मतलब बता चुका हूँ। जो छोटे मोटे जो दुकानदार वगैरह होते हैं, जो भी कुटीर उद्योग जो होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे लोग जो फिर छोटी सी फैक्ट्री में जिस टाइप से अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं भाई उसी का सेकंड मेथड है सिंगल एंट्री सिस्टम का, उसे हम सीख रहे हैं कन्वर्जन, ठीक है। भाई कन्वर्जन मतलब कि कन्वर्जन का मतलब क्या है, जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे ना, उसी को बोलेंगे हम कन्वर्जन मेथड। बात समझ आ रही है। एक्चुअल में देखो हमारे पास ना कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जाके प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना, हम वही 3 चीज बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बात समझ आ रही है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर जाके बैलेंस शीट ये करेंगे। अब सुनो हमारे पास होता क्या है कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस तो हमें स्टार्टिंग में पता होता है। कोई भी दुकानदार है ना, कोई सा भी दुकानदार, उसने स्टार्टिंग में जितना पैसा लगाया होता है ना, उसे पूरी जिंदगी याद रहती है, पूरी जिंदगी उसे याद रहती है। जैसे मान लो उसने दुकान खोली और वो उसको लगे भाई 1 करोड़ की दुकान खोली, कोई पूछे कितना लगे, वह पूरा 1 करोड़ लगाया उसके बाद इतना आगे बढ़ाऊं, वो हमेशा बोलता फिरेगा, सबके मुंह पे बोलेगा कि पूरा 1 करोड़ की दुकान है मेरी, 1 करोड़ की दुकान है। तो मतलब उसे स्टार्टिंग में उसने जितना पैसा लगाया है वो सारा का सारा याद रहता है। बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या हमें पहले से दे रखी होती है, ऐसा होता है ना। तो उस सिंगल एंट्री सिस्टम को हम जो है कन्वर्ट कर देते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा उसे ट्रेडिंग में डाल दो, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा उसे प्रॉफिट लॉस में, और जो बैलेंस शीट में उसे बैलेंस शीट में। लेकिन इससे पहले हमारे पास ना कुछ अकाउंट है, कैश अकाउंट आ गया, बैंक अकाउंट आ गया, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, भाई इन सबको सीखना है हमें, ठीक। इसमें जो टफ होगा ना वो इसके चक्कर में टफ बन सकता है वैसे। तो भाई अगली जो हेडिंग है उसे डाल लो कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड, मैं इसके अंदर लिखवा दे रहा हूँ कि कन्वर्जन मेथड क्या होता है। इसमें बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। हमारे पास क्या भाई कन्वर्जन है किसका, सिंगल एंट्री सिस्टम को हमने कन्वर्ट कर दिया है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, या फिर इसको बोल सकते हैं और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। भाई हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट, किससे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से।
ठीक है, ये बातें समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? सिंपल सी बस मैंने एक बात बोली कि भाई हम क्या करने वाले हैं अब, जो भी देखो या तो बोल सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरी बात बोल सकता हूँ मैं कि मेरे पास जो फाइनल अकाउंट है, मतलब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं किससे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, मतलब कि मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, सारी इन्फॉर्मेशन का तो मतलब पता क्या होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन का मतलब, जैसे मान लो कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है और जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं, क्लोजिंग वाले से क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग वाले से ओपनिंग कैपिटल। बात समझ में आ गई? इसी सेम तरीके से ना अब हम ना जो कैश बुक होती है ना, कैश बुक, या फिर मान लो हमारे पास है परचेस बुक है, मशीनरी, जो मशीनरी के अकाउंट है, ये सारे जो होते हैं, मान लो कैश बुक वगैरह बनाना रहता है ना, पहले कैश बुक हो गया मेरे पास, ठीक है। वैसे मैं बोल दूँ कि भाई मेरे पास सेल्स बुक है, और फिर मान लो मैं बोल दूँ परचेस या फिर मशीनरी का अकाउंट, तो इन सब के क्लोजिंग बैलेंस को पता लगाना होगा ना। मैं तुमसे ऐसा बोल, देखो अब क्या होगा, जैसे मैं तुम्हें ना डेटर का फाइनल अमाउंट निकालने के लिए बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, डेटर अकाउंट बनाओ, उसका फाइनल अकाउंट निकालो, मतलब कि ऐसा अमाउंट जो तुम्हारे बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आएगा। बात समझ आ रही है? एक ऐसा अमाउंट जो तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आएगा। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले डेटर का स्टार्टिंग का बैलेंस ऐसे करोगे ना, डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा पहले वो लिखोगे, फिर जो जो नए नए डेटर बनते गए तुम वो लिखोगे, फिर जिन डेटर ने पेमेंट कर दी उसे माइनस करोगे, जो लास्ट में बचेगा ये तो होगा। जैसे तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बोला मैं स्टार्टिंग मेरे पास जो डेटा था वो था 10,000 का, कितने का था, 10,000 का डेटा था। इसमें ना मान लो भाई 6,000 रुपये का और डेटर जुड़ गया, फिर 3,000 रुपये का जुड़ गया, कितने हो गया मेरे पास, 19,000 रुपये का डेटर हो गया, ठीक है। फिर हुआ ऐसा है कि भाई पेमेंट कर दी गई, अब क्या है कि कुछ कुछ डेटर ने हमें पेमेंट कर दी है, तो मान लो भाई 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी कुछ डेटरों ने, कितने बच गए मेरे पास अब, 14,000। ये मेरे पास कहाँ जाएगा भाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। ये बातें पता लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अब ना हम इस तरीके से हर एक चीज़ का फाइनल अमाउंट निकालेंगे। बात समझ आई? हर एक मतलब कि मान लो हमारा भले मशीनरी हो जाए, डेटर हो जाए या फिर क्रेटर हो जाए, जितनी भी चीज़ें होंगी ना हम सबको एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और फिर जाके सबका ये फाइनल अमाउंट वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो मैं देखो एक बात और बता रहा हूँ, हम और क्या करेंगे, मेरे पास मान लो ये है कैश का, मान लो मेरे पास कैश बुक है, तो पहले मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा, कैश जो मेरे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर जाके यहाँ मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, जिसको बैलेंस सीडी के नाम से बोलेंगे। अब सुनो, यहाँ पे वो सारी की सारी बातें लिखूंगा जो हमारे कैश को बढ़ाएगी, और यहाँ देखो यहाँ पे वो सारी बातें जो मेरे कैश को बढ़ाएगी, और यहाँ पे वो सारी की सारी बातें जो मेरे कैश को कम कर देगी, ठीक है। ये सारी बातें लिखूंगा इसके अंदर, ये बातें पता लग रही है? तो अब ना हम आगे ये पढ़ने वाले हैं, देखो 1 2 3 4, ये 4 चीज़ देखनी है बस हमें। और फिर समझो, या तो हम इसका ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, या फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। बातें पता लगी? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 चीज़ें होती हैं, 4 में से तुम्हें 3 चीज़ें दे रखी होगी, और जो तुम्हें चौथा ना खुद निकालना होगा। मैंने क्या बोला, 4 चीज़ें होती हैं, 4 में से तुम्हें 3 चीज़ें दे रखी होंगी और चौथा तुम्हें खुद निकालना होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने बोला चलो यहाँ देखो, वो याद तुम्हें 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। 3 चीज़ें हैं, 3 में से हमें 2 चीज़ें दे रखी होती हैं, तीसरी निकालनी होती है ना। तो यही सेम तरीका इसमें अपनाएंगे। अब हम पहले जैसे मान लो कैश बुक बना लेंगे, कैश बुक के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी होगी, चौथा हम अपने आप निकाल लेंगे, फिर उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है। तो अब ना भाई ये तो था सिर्फ ओवरव्यू, अब देखते हैं इसके आगे और क्या क्या चीज़ें। भाई हमें ना कुछ कुछ स्टेप्स वगैरह फॉलो करने हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात तो मैं एक बात पता है कि जो हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, ये बात पहले से पता है। तो हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से इसको बनाते हैं। तो पहली बात लिख लो ये कि अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम
under single entry system the information of following are not given, are not given। पहला मेरे पास है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीनों बातें पता लग रही है हमें। भाई हमेशा यही होता है कि हम क्या करते हैं, देखो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर हमें इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती। जैसे मान लो, अच्छा ये बताओ, ट्रायल बैलेंस गिवन होता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर? ट्रायल बैलेंस होता है नहीं होता? नहीं होता ना। अभी हम कर चुके हैं ना, हाफ तो आधा कर चुके हैं, उसमें हमने कहीं भी ट्रायल बैलेंस देखा ही नहीं है। कुछ भी लिखा हुआ है, हम उसके हिसाब से सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अब ना हमें एक बात और ध्यान रख के चलनी है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट या फिर लॉस पता लगाना है, बात समझ में आ रही है, हमें प्रॉफिट या फिर अगर लॉस पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों का पहले पता लगाना होगा। देखो पहले ट्रेडिंग अकाउंट पता लगाना होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें नेट प्रॉफिट तो ही पता लग जाता है। ठीक, अब नेट प्रॉफिट सही निकाला है या गलत निकाला है पता कैसे लगेगा? बैलेंस शीट जब हमारी मैच कर जाती है तो। बात समझ में? देखो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आएगा वो लिख देंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आएगा वो लिख देंगे। उसके बाद भाई ये होने के बाद मेरे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो मेरा नेट प्रॉफिट निकला है, जो नेट प्रॉफिट निकला है, ये पता कैसे लगेगा नेट प्रॉफिट मेरा सही है या फिर गलत है? इसको करने के लिए ना भाई हमें करना होता है, बैलेंस शीट हमारी मैच करनी चाहिए। ठीक है, अगर बैलेंस शीट मेरी मैच नहीं करती ना तो हम क्या समझेंगे, भाई हमारा प्रॉफिट सही नहीं निकला है। बात समझ आ गई? पता है जो बड़े बड़े अकाउंटेंट होते हैं ना या फिर जो बड़े बड़े सीए होते हैं, अपने आप फंस जाते हैं अपने जाल में। अगर वो गलत कर रहे होंगे ना, उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं करती, फिर पता है क्या करते हैं वो, सोचते किसी ने क्या करेंगे फिर। मान लो लास्ट का दिन है, आज 31 तारीख है और आज शाम को 6 बजे उन्हें प्रॉफिट निकाल के बताना है। बस नहीं, आज शाम को 6 बजे उन्हें प्रॉफिट निकाल के बताना है और अभी ना 5 बज के मान लो 5:50 हो गए, 5:50 हो गए। ठीक है, अब 5:50 हो गए, ठीक है, तो भाई उस टाइम हम जो है प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे? बैलेंस शीट तो मैच करनी चाहिए। भाई हम एक अकाउंट खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। बात समझ आ रही है? ठीक है, हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, सुनो, तो हमारे पास क्या होता है, हम खोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। और अच्छा वो पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जब मैंने तुम्हें इस बार है सिलेबस में? ठीक है, तो देखो जब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब मैं करवा रहा था उस टाइम क्या था भाई, देखो मैंने कहा था रेक्टिफिकेशन हम 3 स्टेप में करते हैं। सुनो, हिल रहा है भाई, ठीक है, देखो जो रेक्टिफिकेशन है उसको हम 3 स्टेप में करते हैं। एक बिफोर, देखो पहला मेरे पास है विदाउट सस्पेंस अकाउंट, एक है विद सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक अगला आता है आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद एक क्या सस्पेंस अकाउंट जो खुला होता है ना डाउट का, भाई उसको करते हैं। बात समझ भाई? तो ये बातें पता लगी? तुम्हारे सिलेबस से कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है, इन बातों का तुम्हारे सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई एक ना देखो, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ज्ञान होता है ना तो कम वाला ज्ञान अपने आप आ जाता है। तुम्हें अगर बहुत एडवांस बढ़ा देना तो बेसिक वाला अपने आप कर लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, पहले इतनी बातें पता लग गई, फिर सुनो अगला। भाई अगर हमें प्रॉफिट पता लगाना है फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ the enterprises, we need to convert single entry system
इनटू डबल एंट्री सिस्टम। भाई क्या समझ रहे तुम इससे? फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस इनको पता लगाने के लिए, वो भी किसका भाई? एंटरप्राइज है, किसी भी एक एंटरप्राइज मतलब किसी कंपनी, फैक्ट्री, इन सब का प्रॉफिट पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? वी नीड टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। ये बातें पता लग रही है? उसके लिए भाई हमें 3 चीजें बनानी पड़ती है। अब ना जितनी बातें बताऊंगा थोड़ी थोड़ी याद रखते चलना, ठीक? फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना उस टाइम देखेंगे क्या क्या चीज हमारे सामने आती है। भाई अगली जो हम हेडिंग बोल सकते हैं, स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। अच्छा भाई एक बात बताऊं, मैंने तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पहले बता चुका हूं। बताया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। जब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे थे उस टाइम हम क्या है कि जो हमारे पास मतलब अभी मैंने थोड़े पहले बताया था, जब जो इससे पिछला मेथड है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद मेरे पास है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। तो उस केस में लास्ट वाले क्वेश्चन में सिखा चुका हूं मैं, उसके अंदर क्या था, मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखा चुका हूँ, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें आता होगा, लेकिन बैलेंस शीट को बनाने के लिए ना भाई मान लो थोड़े से प्राण बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, क्योंकि हमें ना सिर्फ स्टार्टिंग का बैलेंस पता होगा। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसमें स्टार्टिंग का बैलेंस पता होगा और बहुत सारी बातें लिखी होंगी, तो हमें उसके हिसाब से कैश बुक बनाएंगे, परचेस बुक बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, जितने भी अकाउंट वगैरह उन सबको बना के और फिर क्या है कि भाई पता लगाते हैं अभी क्या क्या चीज़ हम मतलब किन किन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और फिर जो फाइनल अमाउंट हमारा निकलेगा उसको हम बैलेंस शीट में जाके रख देंगे, ठीक है? तो सुनो, जो मेरे पास स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, जो मेरे पास है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है भाई? कौन कौन सा हो सकता है? ओपनिंग के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग, ये बात तो पता है ना? ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लिख दे रहा हूं वरना मैं। और फॉर ओपनिंग कैपिटल क्या बनाते हैं? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद फॉर क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। भाई एक बात तो पता है, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है बैलेंस शीट बोलते हैं। जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उन्हें बैलेंस शीट बोल जाती है, पहले बहुत बार बता चुका हूं मैं। अब सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि पहला स्टेप बता दिया मैंने, हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद जिस जिस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी ना, पहले वो सारे बना लेंगे। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी तुम क्वेश्चन करोगे ना तो पहले तुम्हें करना क्या है कि ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का और जो बैलेंस शीट का, इनका पहले तुम्हें फॉर्मेट बना लेना है। जैसे फाइनल अकाउंट में करते आए ना, सेम वैसे ही तुम्हें करना है ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसके बाद तुम्हारे पास जो बैलेंस शीट है इसका तुम्हें पहले फॉर्मेट बनाना है, ठीक है? फॉर्मेट बनाने के बाद तुम क्या करोगे, जैसे मान लो तुम्हें कैश के बारे में लिखा है, तुम्हारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है, कैश परचेज दे रखा है। तो देखो कैश के बारे में बात चल रही है, बात समझ में आ रही है? तो हम बना लेंगे कैश अकाउंट, ठीक? फिर सुनो दूसरा, मैं कह रहा हूँ बिल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बिल्स रिसीवेबल के बारे में ना बहुत सारी बातें आ रखी है, ठीक है? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे। फिर
हम बनाएंगे अगला, मान लो मेरे पास ना बिल्स पेबल है, ठीक है, तो बिल्स पेबल के बारे में देखो, अगर बिल्स पेबल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, तो हम बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट, बात समझ आई। लेकिन अगर कभी भी देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज़ का सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस देखा है, तो उसका ना तुम्हें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने चलो बोला कि कैश है, कैश का तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और कैश का तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कुछ नहीं करना है, ओपनिंग वाले को ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ऐसा करते आते हैं ना। तो लेकिन अगर कैश के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उस टाइम क्या करेंगे भाई, हम ना कैश बुक बना देंगे, ठीक है। अब सुनो मशीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो मशीनरी है, पहले मान लो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर ये दे रखा है ना, तो ओपनिंग वाले को ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बात समझ में आ रही है? तो भाई अभी सिर्फ मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे। थोड़ा सा इतना करके काम कर रहा हूँ, सुनो। देखो भाई हमारे पास जो सेकंड है, हमें इसमें बनाना है कैश बुक बनाना है पहले, मतलब कि भाई ये मैं जो बता रहा हूँ ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही बनेगा, जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो चीज़ बनेगी। तो मेरे पास क्या यहाँ पे कैश बुक, तीसरा नंबर, तीसरे में मेरे पास है टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, चौथा मेरे पास है टोटल क्रेडिटर अकाउंट्स भी आ सकता है, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, पांचवा तो मेरे पास है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, फिर बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट। भाई उसके बाद मेरे पास है, अगर सेल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल और जो टोटल परचेस है उसकी इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट टोटल सेल और टोटल परचेज, एंड लिखना है और मत लिखना, एंड टोटल परचेज। फिर कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, 8वें नंबर पे है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग, बाय कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। और भाई जो मेरे पास 9th है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने मेरे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10वें नंबर पे है। जितने भी मेरे पास रेवेन्यू इनकम आती है, रेवेन्यू इनकम, कोई सी भी इनकम रिसीव हुई है वो। और फिर है असरटेनिंग फिक्स्ड असेट्स बैलेंस, या फिर वो असरटेनिंग फिक्स्ड असेट्स बैलेंस। भाई रोहन ये पता ना, जो फिक्स्ड असेट्स है इसको और क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड असेट्स को हम कुछ और भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ उसकी, PPE, मैंने बताया था पहले, बताया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रख के चलना। जो फिक्स्ड असेट्स है ना उसको आगे जाके हम जो बोलेंगे उसको बोलेंगे PP, देखो जैसे PPE बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। भाई फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि तुम सिर्फ ना 12th क्लास तक
देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 10 है, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, वो बोलता है कि फिक्स एसेट्स को ना तुम्हें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलना है, ये चीज़ है। अब सुनो भाई, हम क्या करते हैं, देखो पहले इतनी बातें पता लग रही है, ये कलर सब नोट डाउन। सुनो भाई, इसके बाद ना जो मैं तुम्हें 2 अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, पहला बता रहा हूँ मैं तुम्हें असेट्स के नेचर का अकाउंट, दूसरा बता रहा हूँ लायबिलिटी के नेचर का अकाउंट। देखो हमारे पास ना जो नेचर होते हैं 2 ही होते हैं, असेट्स का नेचर, दूसरा लायबिलिटी का नेचर, और कोई सा नेचर नहीं होता। बात समझ आ रही है? तुम इससे अगर बाहर कोई सा भी निकाल दोगे तो मान जाऊंगा। देखो तुमने एक ना ये हो इतना होगा ना, सुनो भाई, मैं जैसे तुमसे ना एक बात बोल दूं कि मैंने तुमसे बोल दिया, देखो मैंने क्या बोला, हमारे पास तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल। सुनो भाई, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये जो लायबिलिटी होती है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और जो कैपिटल है इसको बोलते हैं इंटरनल। ठीक है, ये बातें पता लग रही। देखो तो हमारे पास 2 ही नेचर के अकाउंट होते हैं, एक मेरे पास असेट्स के नेचर का होता है, दूसरा लायबिलिटी के नेचर का। बस वो बाद की बात है कि एक मेरे पास इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल है, बात पता लग गई। तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो इसीलिए सिर्फ हम 2 टाइप के अकाउंट सीखेंगे। एक मेरे पास होगा कौन सा, पहला मेरे पास होगा असेट्स अकाउंट, दूसरा होगा लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो पहले देखो असेट्स अकाउंट के अंदर क्या आता है, असेट्स अकाउंट। भाई फॉर्मेट सबका वही सेम रहेगा, बस मैं डेट का कॉलम नहीं डालना। ठीक है, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सुनो भाई, देखो मेरे पास ये जो चीज़ है पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो सबको पता है, नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर होता ही होता है। अब ना अगर सुनो भाई, असेट्स की बात चल रही ना, असेट्स अकाउंट की बात चल रही है, तो असेट्स का हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे आता है डेबिट साइड में, टू बैलेंस BD। बात समझ आ गई? कभी भी तुम किसी भी टाइप का असेट्स का अकाउंट बनाते हो, इसमें तुमने कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, कैश अकाउंट बनाया तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तुमने मशीनरी अकाउंट बनाए तो भी, मतलब कि कोई सा भी अगर तुम असेट्स का अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग करोगे इस साइड से, ठीक है, और क्लोजिंग इस साइड। ठीक है, तो जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस के अंदर मेरे पास जो भी चीज़ें पहले यहाँ पे आ जाएगी और फिर इस साइड आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। ठीक है, अब समझो भाई, यहाँ पे वो सारी की सारी बातें लिखी जाएंगी जो चीज़ हमारे असेट्स की वैल्यू को कम करती है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे उन सब चीज़ों को लिखेंगे जो हमारे असेट्स की वैल्यू को कम करेगी। जैसे मान लो मैं तुम्हें सबने वो पढ़ा डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, इस साइड लिखते हैं इसकी स्टार्टिंग, डेप्रिसिएशन की साइड आता है इस साइड। बात समझ आ रही है? चलो दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो मैं कैश बुक की बात कर दूं, ठीक है, कैश बुक के अंदर क्या होता है कि जो अगर मैं कैश लिखता हूँ उसका स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पे होता है। अगर मैंने किसी को पेमेंट कर दी, अगर मैंने किसी को पेमेंट कर दी है तो क्या होगा भाई, इस साइड लिखूंगा ना मैं, ऐसे तो होता है। पहले जिसको पता नहीं लग रहा ना, बस याद रख के चलो कि जो भी मेरे पास स्टार्टिंग का असेट्स का अकाउंट है इस साइड होता है, और वो सारी की सारी चीज़ें जो उस असेट्स की वैल्यू को कम करती है उसको लिखते हैं इस साइड में, और वो सारी चीज़ें जो असेट्स की वैल्यू को बढ़ाती है उसको लिखते हैं डेबिट साइड में। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखो अब तुम्हें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ऑल द आइटम that
डिक्रीज असेट्स वैल्यू। और सुनो भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल द आइटम दैट इंक्रीज असेट्स वैल्यू। ठीक है भाई, बताओ ये बातें पता लग रही है? असेट, जो असेट्स का अकाउंट है, क्लियर पूरा है? बस जो तुम्हें मुझे बात बता दी ना, ये थी ओपनिंग बैलेंस साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। इस साइड की सारी वैल्यू उसके आइटम मतलब की वैल्यू बढ़ाएगी और इस साइड के आइटम उसकी वैल्यू को कम करेगी। ठीक है, ये मेरे पास असेट्स का अकाउंट हो गया। दूसरा मेरे पास है लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट है, तो भाई जो मेरे पास लायबिलिटी का अकाउंट है ना, इसका जस्ट अपोजिट है। अच्छा बताओ भाई, जो मेरे पास बैंक है, बैंक का जो बैलेंस है वो मेरे पास असेट्स मतलब कि असेट्स के नेचर में आ जाएगा या फिर लायबिलिटी के नेचर में आ जाएगा? बैंक का जो बैलेंस है वो कौन सा है, उसका मैं असेट्स अकाउंट बनाऊंगा या फिर लायबिलिटी वाला? हाँ ठीक है, बात तो लग रही है। देखो अगर मेरे पास बैंक में बैलेंस है, ठीक है, तो उसको असेट्स अकाउंट बनाएंगे। और अगर ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट समझते हैं ना, बैंक का नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, हमने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल रखे। अच्छा वैसे पता है ओवरड्राफ्ट मिलता किसको है? जिसकी बैंक की कंडीशन बहुत अच्छी होती है ना, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो कि मेरा मान लो कि रोज़ का 5 लाख का है, मान लो सिर्फ मैं रोज़ का 5 लाख, मेरा ना कम से कम 5 लाख की ट्रांजेक्शन हो जाती है। ठीक, तो अब क्या होगा भाई, अगर डेली की 5 लाख की ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो अगर मैं ना बैंक को ना मान लो मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 लाख पड़े हैं, ठीक है, मैं उसको अगर ना 6 लाख रुपए बोल दूँगी भाई 6 लाख रुपए का चेक पास कर दूँ, ठीक है, मतलब दे दूँ, तो उसे क्लियर कर देगा वो। ऐसा होता है। ठीक है, अब सुनो, तो मेरे पास इसका पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, या डेबिट या क्रेडिट। भाई इस साइड आएगा इसका ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस BD। यहाँ पे आ जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस CD। यहाँ पे वो सारे आइटम आएंगे जो इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। ऑल द आइटम विच विल या फिर दैट विल इंक्रीज इट्स वैल्यू। और यहाँ पे वो सारे ऑल द आइटम दैट डिक्रीज इट्स वैल्यू। बताओ भाई, ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो इन बातों को सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको याद रखना थोड़ी सी बड़ी बात है कि हम किस किस चीज़ को कहाँ पे रखेंगे। इसमें ना भाई थोड़ी सी कन्फ्यूज़न तो होती है, कुछ मानो चाहे मत मानो, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी जरूर। ठीक है, ये जो मतलब कि ये जो कन्वर्जन मेथड है, हल्की बहुत तो दिक्कत आती जरूर है। तो भाई अब ना हम क्या है कि जैसे मैं तुम्हें लिखवाया था ना, टोटल कितने स्टेप्स लिखवाए थे? 11। अब 11 में से एक एक करके ना हम क्या आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास मैंने 11 स्टेप लिखवाए। पहले चलो इससे कर लो, ठीक है, नोट डाउन करो पहले से।